नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे संवैधानिक पद पर गहराई से बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर बात तो होती है, लेकिन उसकी बारीकियों को कम ही लोग समझते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति। नमस्कार। और ये टॉपिक सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें लूसेंट बुक की प्रमुख जानकारियां भी शामिल है, जिसे कई अभ्यर्थी अपनी तैयारी का आधार मानते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास लूसेंट के नोट से लेकर सरकारी विज्ञप्तियों और भाषणों तक का कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन कौन हैं, बल्कि ये समझना है कि इस कुर्सी पर बैठकर कोई व्यक्ति देश की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ। उनकी जमीनी राजनीति से लेकर राज्यपाल भवन तक के सफर में इसके दिलचस्प संकेत छपे हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि ये पद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के डिजाइन का एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है। इसकी चुनाव प्रक्रिया से लेकर इसकी दोहरी भूमिका तक हर पहलू में एक खास बात छिपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हाल के चुनाव से। 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव अपने तय समय पर नहीं हुआ, बल्कि समय से पहले हो गया। हाँ, ये थोड़ा असामान्य है ना? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये एक असाधारण स्थिति थी। इसकी वजह थी उस समय के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों से दिया गया इस्तीफा। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1987 के बाद ये पहली बार था जब उपराष्ट्रपति पद के लिए समय से पहले चुनाव कराने की नौबत आई। इतना लंबा गैप, और ऐसे में संविधान क्या कहता है? क्या कोई तय समय सीमा होती है चुनाव कराने की? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 68(2) इस बारे में बहुत साफ है। वो कहता है कि अगर इस्तीफे, मृत्यु या पद से हटाए जाने की वजह से पद खाली होता है तो उसे यथाशीघ्र भरना होगा। यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल। इसमें राष्ट्रपति चुनाव की तरह 6 महीने की कोई तय सीमा नहीं दी गई है, इसीलिए चुनाव आयोग ने फौरन प्रक्रिया शुरू कर दी। और इस चुनावी मैदान में कौन-कौन थे? मुकाबला किनके बीच था? मुकाबला 2 प्रमुख चेहरों के बीच था। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे श्री सीपी राधाकृष्णन, जो उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जी। और उनके सामने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री बी सुदर्शन रेड्डी। एक मिनट, अब नतीजों पर आते हैं। मैंने पढ़ा कि जीत का अंतर बहुत कम था। ये मामला इतना करीबी कैसे हो गया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 9 सितंबर 2025 को जब वोटिंग हुई तो श्री राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और श्री सुदर्शन रेड्डी को 300। ओके। अब 152 वोटों का ये अंतर सुनने में भले ही ठीक-ठाक लगे, लेकिन 2002 के बाद ये किसी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर था। तो ये 152 वोटों का अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2002 के बाद का सबसे करीबी मुकाबला होना, क्या ये दिखाता है कि राजनीतिक सहमति बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया? बिल्कुल। और जब आप इसमें एक और दिलचस्प बात जोड़ते हैं, क्रॉस वोटिंग की, तो तस्वीर और भी जटिल हो जाती है। क्रॉस वोटिंग भी हुई थी? हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक विपक्ष के कम से कम 15 सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टियों के अंदर भी पूरी तरह से एकमत नहीं था। ये तो भविष्य के विधायी काम के लिए, खासकर राज्यसभा में, एक बड़ा संकेत हो सकता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि राजनीतिक समीकरण कितने तरल हो चुके हैं। खैर, इन नतीजों के बाद श्री सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये तो हुई चुनाव की कहानी, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं वो असल में है क्या? चलिए अब जरा संविधान की किताब के पन्ने पलटते हैं। जरूर। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 63 से, जो बस इतनी सी बात कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सिंपल। हाँ, और ये विचार हमने अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया है। ठीक है, तो पद तो बन गया, लेकिन इसे भरेगा कौन, ये कैसे तय होता है? मुझे याद है कि राष्ट्रपति चुनाव में तो राज्यों के विधायक भी वोट डालते हैं। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का मामला सिर्फ संसद तक ही सीमित रहता है। सिर्फ संसद? जी हाँ,
इसके लिए एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत, वोट डालते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ये एक बड़ा अंतर है। और इस पद के लिए योग्यता क्या तय की गई है? ल्यूसेन बुक के हिसाब से भी देखें तो 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। ये तो राष्ट्रपति जैसे ही हैं। हाँ, पहली 2 शर्तें वैसे ही हैं। तीसरी, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी, वो कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी नौकरी में ना हो जहां उसे सरकार से तनख्वाह मिलती हो। समझ गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री के पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि पद की निष्पक्षता बनी रहे। सही है। अब मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति बन गया, तो पद पर कब तक रहेगा और क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? राष्ट्रपति के लिए तो महाभियोग की प्रक्रिया है। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जो अनुच्छेद 67 में दिया गया है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग और सरल है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस अंतर को जरूर याद रखिए। ये दिलचस्प है। प्रक्रिया अलग क्यों है? देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। वो सिर्फ राज्यसभा में? हाँ, राज्यसभा अगर अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा उस पर सिर्फ अपनी सहमति जता दे, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। सिर्फ सहमति? मतलब कोई वोटिंग नहीं? हाँ, लोकसभा में बस एक सिंपल मेजॉरिटी से सहमति चाहिए होती है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इसमें राष्ट्रपति की तरह लंबी चौड़ी जांच प्रक्रिया नहीं होती। तो सारी शक्ति, एक तरह से कहें तो सारी की सारी शक्ति राज्यसभा के हाथ में है। और शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो हमने संवैधानिक ढांचे को समझ लिया, लेकिन इस पद की सबसे अनोखी बात तो इसकी दोहरी भूमिका है। एक तरफ वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति। ये दो अलग अलग जिम्मेदारियां एक साथ कैसे काम करती हैं? ये भारतीय संविधान के डिजाइन का एक बड़ा ही अनोखा पहलू है। अनुच्छेद 64 और 89 कहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन या एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा, वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। उसके लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा है जैसे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी है लेकिन साथ ही सीनियर क्लास का क्लास टीचर भी है। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी आपने। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह उपराष्ट्रपति सरकार के कार्यकारी अंग का हिस्सा होते हुए भी संसद के विधायी अंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और इस संतुलन में मतदान का अधिकार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जो कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, तो क्या उन्हें वोट देने का हक है? आमतौर पे नहीं। वो किसी भी बिल पे पहली बार में वोट नहीं कर सकते। लेकिन उनकी भूमिका तब बेहद अहम हो जाती है जब किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, यानी टाई हो जाए। अच्छा। ऐसी स्थिति में सभापति के तौर पर उन्हें अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। अच्छा, मतलब वो रोजमर्रा के मामलों में तो तटस्थ रहते हैं, लेकिन जब मामला 50-50 पर अटक जाए तो उनका एक वोट सब कुछ तय कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। रूप में उनके फैसलों पर न पड़े। ये एक बहुत महीन लकीर है जिस पर चलना होता है। इस अनोखी भूमिका को समझने के बाद अब जरा उस व्यक्ति पर नजर डालते हैं जो इस पद पर हैं, श्री सीपी राधाकृष्णन। उनका राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ? श्री राधाकृष्णन का सफर तमिलनाडु के तिरुपुर से शुरू होता है, जहां उनका जन्म 1957 में हुआ। उनका सार्वजनिक जीवन बहुत कम उम्र में एक आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ और फिर वो जनसंघ से जुड़ गए। मतलब उनकी राजनीति जमीनी स्तर की रही है। उनका संसदीय अनुभव भी काफी लंबा रहा है ना? हाँ, वो 2 बार 1998 और 1999 में कोयम्बटूर जैसी महत्वपूर्ण सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और वहां से जीतना हमेशा एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उनके प्रोफाइल में एक बहुत लंबी रथ यात्रा का भी जिक्र है। वो क्या था? वो उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण दौर था। 2004 से 2007 तक जब वो तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे,
तब उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी यात्रा का नेतृत्व किया। कितनी लंबी थी ये यात्रा? ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। 93 दिनों तक चली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा थी। 19,000 किलोमीटर। उसके मुद्दे क्या थे? मुद्दे भी काफी बड़े और राष्ट्रीय स्तर के थे। नदियों को जोड़ना, समान नागरिक संहिता लागू करना, आतंकवाद का उन्मूलन। इस यात्रा ने उन्हें तमिलनाडु में एक बड़े संगठक के रूप में स्थापित किया। और राजनीति से हटकर उनका प्रशासनिक अनुभव भी है। जी, 2016 से 2019 तक वो कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। कॉयर बोर्ड, ये नारियल के रेशे वाला उद्योग? हाँ, वही। उनके नेतृत्व में कॉयर का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जो दिखाता है कि वो एक पारंपरिक उद्योग में भी विकास लाने की क्षमता रखते हैं। और उपराष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वो राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके थे, पहले झारखंड, फिर महाराष्ट्र। तो हमने उनके अतीत को देखा, जो जमीनी संगठन से लेकर राजभवन तक फैला हुआ है। अब उनके विचारों और भविष्य की दृष्टि के बारे में क्या पता चलता है? इसका सबसे अच्छा अंदाजा हमें संविधान दिवस पर संसद में दिए गए उनके पहले भाषण से मिलता है। उस भाषण में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के कुछ साफ संकेत दिए। जैसे? उन्होंने आर्थिक लक्ष्यों की बात की थी, सही है? हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास उनकी सोच के केंद्र में है। और सामाजिक न्याय के मोर्चे पर? उन्होंने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि का खास तौर पर जिक्र किया। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून की भी तारीफ की। मुझे उनके भाषण में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी कई तरह के सुधारों की जरूरत पर उनका जोर। हाँ, और ये उनके भाषण का शायद सबसे अहम हिस्सा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदलते वैश्विक माहौल को देखते हुए भारत को कई क्षेत्रों में बड़े सुधारों के लिए तैयार रहना होगा। कौन कौन से सुधार? उन्होंने चुनावी सुधार, सामाजिक सुधार, न्यायिक सुधार और वित्तीय सुधारों का नाम लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। तो उन्होंने सुधारों की बात तो की, लेकिन क्या उनके पिछले काम में ऐसा कुछ दिखता है जिससे लगे कि वे इन सुधारों को लेकर गंभीर हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब वो तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष थे तो उन्होंने नदियों को जोड़ने जैसे बहुत बड़े ढांचागत सुधार का मुद्दा उठाया था, और कॉयर बोर्ड में भी उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदला। तो एक पैटर्न तो दिखता है कि वे व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने में यकीन रखते हैं। उन्होंने संसदीय आचरण को लेकर भी कुछ कहा, जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि संसद हो या विधानसभा, उन्हें अपनी बात रखने के लिए संवाद, बहस और चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। ये एक तरह से उनके सभापति के रूप में भविष्य के कार्यकाल का एजेंडा हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमारे सामने एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है, जो एक बेहद कड़े मुकाबले के बाद चुने गए हैं और जो अब एक ऐसी कुर्सी पर हैं जिसकी दोहरी भूमिका अपने आप में अनूठी है। संक्षेप में कहें तो हमने उपराष्ट्रपति पद के संवैधानिक महत्व को समझा, जो सिर्फ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करने वाला पद नहीं है। हमने इसकी अनूठी दोहरी भूमिका को देखा, जो सरकार और संसद के बीच एक पुल का काम करती है। और हमने वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन की पृष्ठभूमि को जाना। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। हमारे स्रोतों में श्री राधाकृष्णन के चुनावी, सामाजिक और न्यायिक सुधारों के आह्वान का जिक्र है। अब वो राज्यसभा के सभापति हैं, जो किसी भी विधायी बदलाव के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सदन है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि उनका जमीनी राजनीति का अनुभव और सुधारों के लिए बताए गए ये लक्ष्य आने वाले वर्षों में उच्च सदन की कार्रवाई और देश की विधायी प्राथमिकताओं को कैसे और कितना प्रभावित कर सकते हैं।